नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने आज भेल क्षेत्र के जबूरी मैदान पहुंचकर 12 अप्रैल को वन समितियों के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों का अवलोकन किया है। यहां पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भोपाल के जबूरी मैदान में वन समितियों का महासम्मेलन आयोजित होगा। तो वहीं सम्मेलन में प्रदेश के 1 लाख से अधिक वन समितियों के सदस्य भी भाग लेंगे और यहां पर गृह मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही वन समितियों के सम्मेलन की तैयारी भी भोपाल के जमुरी मैदान पर की जा रही है। बुधवार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया है, जहां पर 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मेगा कार्यक्रम में 8 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी और इसी के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही गर्मी को देखते हुए भी वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अभी तैयारियों में और कितना समय बचा है। धर्मेंद्र, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, यहाँ की अगर बात करें तो भोपाल का जो जम्बूरी मैदान है वहां पर अमित शाह के स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां हो चुकी है। जम्बूरी मैदान में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोगों के आने की संभावना है। वन समितियों का सम्मेलन है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से उसके चलते आज शिवराज सिंह चौहान जम्बूरी मैदान पहुंचे और स्वयं उन्होंने पहुंचकर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया कि किस तरह की खासी तैयारियां की गई हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा गर्मी न लगे, खासकर अमित शाह जो यहाँ पर आ रहे हैं, एक मेहमान भी कहेंगे उनको मध्य प्रदेश में, लेकिन जो खासकर 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है वो लोग परेशान ना हो, इसके चलते शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं वहां पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया है। संपूर्ण जम्बूरी मैदान का भ्रमण किया उन्होंने और कहीं भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना हो इसके लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने खुद सारे क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। जी तो धर्मेंद्र, कितनी तैयारियां वहां पर अब तक हो चुकी हैं? और जैसे कि 1 लाख लोग वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, तो पार्किंग में काफी समस्याएं आती हैं ऐसे में, तो पार्किंग को लेकर कोई खास व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, जम्बूरी मैदान जो है अपने आप में इतना बड़ा है कि वहां पर 1 लाख लोग आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा ये कि आधे क्षेत्र में से ज्यादा क्षेत्र में वहां पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से अभी जो मैदान है समतलीकरण वहां पर करवाया गया है, खासकर जो बाहर से जो मध्य प्रदेश भर के जो नेतागण पधारेंगे, जो भी वन समितियों के सदस्य पधारेंगे, तो उनके लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है, जिसके लिए पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जायजा लिया क्षेत्र में जाकर। उन्होंने भी इन्हीं सभी मुद्दों पर बल देते हुए ये ध्यान दिलाया लोगों को कि आने वाले किसी भी आगंतुक को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि अमित शाह तो जाहिर सी बात है भाजपा की सरकार है, प्रदेश केंद्र से गृह मंत्री हैं, तो उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कमी कोई भी किसी तरह की कोताही प्रदेश सरकार नहीं बरतेगी। लेकिन जनता जनार्दन है, जो एक वन समिति है, उसके जो मेंबर्स आएंगे यहाँ पर, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इस मुद्दे पर खासकर बल दिया गया है। और सबसे विशेष बात यह कि इतना बड़ा दलबल यहाँ पहुंच रहा है वन समितियों का, साथ ही सारे नेता गण पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहेंगे। तो सारे धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समय सीमा तय की गई है, कितनी देर का ये प्रोग्राम होने जा रहा है और क्या कुछ अहम फैसले या फिर क्या कुछ निष्कर्ष इस प्रोग्राम के बाद निकाला जा सकता है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य तो फिलहाल ये है कि जो अमित शाह आ रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वन समितियां हैं उनका किसी तरह उत्साहवर्धन किया जाए, उनको लाभांश का वितरण हो। जैसे संग्राहक जो है उनको तेंदुपत्ता का जो लाभांश है उसका वितरण किया जाए, वन ग्राम में राजस्व ग्राम में परिवर्तन का शुभारंभ होगा। ऐसी कई नीतियां जो कि वन समितियों के लिए जो लाभदायक सिद्ध होंगी उस पर फोकस होगा। लेकिन इसको दूसरे नजरिए से यह भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव अभी काफी समय से टल चुके हैं, जो कि हुए नहीं है, जो कि आगामी 3 से 4 महीने में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो अमित शाह का यहाँ पर आना, बैठक होना, ये कहीं ना कहीं इस तरह संकेत दे रहा है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट रही है। क्योंकि आने वाले दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होना बाकी हैं।
तो इन सभी मुद्दों को लेते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह का आना चुनावी तैयारियों को माना जा रहा है, जिसमें वन ग्राम समितियों को जिस प्रकार से यहाँ पर तोहफे बांटे जाएंगे उनके उत्साह के लिए, उनके लाभार्थियों को, तो एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि किसी तरह भाजपा जो है ग्रामीण अंचलों में जहां तक पहुंच है और नहीं है, दोनों जगहों पर दोबारा जाना चाहेगी, जिससे कि उसका पूरा का पूरा लाभ चुनाव में मिल सके। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को मजबूत करना है उस क्षेत्र को भी जहां पर कहीं ना कहीं चूक रह गई थी। तो इसे एक राजनीतिक दौरा जरूर माना जा सकता है और काफी अहम भूमिका भी ये कार्यक्रम निभा सकता है आने वाले चुनाव में। धर्मेंद्र, क्या लगता है? बिल्कुल, अमित शाह का यहाँ पर आना कोई केवल एक कार्यक्रम नहीं है, इसमें कई नजरिए से इसको देखा जा रहा है और जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि जिस तरह से अमित शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने धारा 370 के हटाने का संकल्प पूरा किया है, अमित शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण का संकल्प लिया और काम शुरू किया है, और अमित शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो विशेष योजनाएं और वादे किए थे, जो नीति बनाई थी, उसको पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर, चूंकि वो गृह मंत्री भी हैं और मोदी और शाह की जोड़ी परिपक्व मानी जा रही है इस समय पूरे भारत में, तो मोदी तो नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन अमित शाह का आना कुल मिलाकर चुनावी कहीं ना कहीं से ऐसा हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि चुनावी ऐलान है। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 1 लाख जो वन समिति के जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे और तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। और इसी लिहाज से तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दल बल के साथ वहां पहुंचे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे मनोज सिन्हा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो, और BHU पहुंचे हैं मनोज सिन्हा, जहां पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इसी के साथ ही डॉक्टर कुंवर साहनी के किताब का विमोचन जल्द ही करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं और अब जल्द ही किताब का विमोचन भी किया जाएगा। डॉक्टर कुंवर साहनी की एक किताब है जिसका विमोचन किया जाएगा और इसी के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं मनोज सिन्हा। तो वहीं अगली खबर औरैया जिले से है, जहां पर बिथूना के धनवाली गांव में ससुराल में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अपनी बेटी की मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पिता ने अपने दामाद भूरे पर बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया है। तो वहीं पिता गया प्रसाद का ये कहना है कि उसकी बेटी सुनीता ने 2 दिन पहले ही फोन करके बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है, जिसके बाद पिता ने अपनी बेटी से मिलने के लिए ससुराल आने के लिए कहा, लेकिन आज बेटी का शव ससुराल में मिलने की सूचना मिल गई। परिजनों की सूचना के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले को लेकर SP अभिषेक वर्मा का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी लड़की थी जी, तो गांव वाले ने किसी ने फोन किया कि आपकी लड़की खत्म हो गई है, तो फिर हमने अपने दामाद को फोन लगाओ, तो जी बोले हाँ पापा हो तो गई है। हमने तुमने फोन नहीं करो, ना शाम को फोन करो, रोजाना कर रखते तो नहीं कर पाओगे। तो हमने देखो कमरे में मिट्टी पड़ी है, वहाँ एक रस्सी पड़ी थी, एक चाकू पड़ा था, तो चाकू से इसने गला। देखिए, थाना बिदुना के अंतर्गत एक गांव है धनवाली, वहां पर आज सुबह एक सूचना पुलिस के प्राप्त हुई, जिसमें बताया कि एक महिला है और वहां पर उनका शव एक घर में बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई, तो इसमें जो महिला है उसकी पहचान सुनीता देवी उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है और इनका जो शव इनके घर पे बरामद हुआ है और इनके पिताजी हैं जो जया प्रसाद जी, इनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनको संदेह है कि इनके पति, इनका नाम भूरे सिंह है, उन्होंने ही। तो रायबरेली में प्रशासनिक मुखिया बदलते ही यहाँ का निजाम भी बदल गया है।
यहाँ पर डीएम माला श्रीवास्तव ने चार्ज लेते ही अपने दफ्तर के कपाट फरियादियों के लिए खोल दिए हैं। माला श्रीवास्तव वही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने डीएम बहराइच रहते हुए सीएम योगी की अगवानी में किसी एथलीट की तरह दौड़ लगाई थी। माला श्रीवास्तव का ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना हुई थी और अब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और यहाँ पर आते ही कई नए दिशा निर्देश भी दिए गए और इसी के साथ ही उन्होंने जो अपने ऑफिस के द्वार हैं वो जनता के लिए खोल दिए हैं और आम फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगी और इसीलिए जन फरियादियों के लिए ये द्वार खोले गए हैं जहां पर अब सीधा माला श्रीवास्तव से मुलाकात की जा सकेगी और फरियादियों के लिए ये सुविधा दी गई है ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी, आप यहाँ किस लिए आए थे और कहाँ आए? हम दरख्वास्त देने के लिए आए थे यहाँ। कहाँ पे? डीएम साहब के यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था देखा आपने? यहाँ व्यवस्था अब हमको अच्छी लगी। क्या खास लगा? ये है कि कम से कम दरवाज़ा खुला है, आदमी बाकायदे मिल सकता है। अब पहले ये व्यवस्था तो थी नहीं, पहले भी हमको कोई जानकारी पहले बारे में हम यहाँ आते थे तो परेशान। अब आज ये व्यवस्था आज नहीं है। आज हमको ये देखकर अच्छा लगा कि हाँ यहाँ जो है दरवाजा खुला है कि हम बात कर सकते हैं, दे सकते हैं अपनी। जैसे कि शासन की मंशा है कि जो भी प्रार्थी हैं, आमजन हैं, वो अपनी बात, अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों में आए तो अधिकारी सभी कार्यालयों में बैठे उनकी समस्याओं को सुने और त्वरित गति से गुणवत्तापरक ढंग से उन समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पे अब आने वाले दिनों में हम लोग और भी इस व्यवस्था को सशक्त करेंगे और इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रार्थी आए उनमें से कई सारे संदर्भ ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया होता है, उसमें आंशिक कार्रवाई हुई होती है या इनमें असंतुष्टि का भाव होता है। तो अगर पूर्व में जो कार्रवाई हुई है उसका भी संज्ञान मौके पर ही ले लिया जाए। उनकी और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब आपको बता दें कि ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लोग तो काफी खुश हैं क्योंकि डीएम के ऑफिस का दरवाजा पहली बार खुला हुआ उन्होंने पाया है और वो आसानी से जाकर अपनी समस्या उन्हें सुना पा रहे हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है जिस तरह से फैसला यहाँ पर लिया गया है? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये जिलाधिकारी की नई पहल है। पहले जिस तरह से दरवाजे बंद रहते थे, पहले पर्ची लिखी जाती थी, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय फरियादी को बुलाते थे, लेकिन वो परिपाटी पूरी तरह से ये नई जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने समाप्त कर दी। इन्होंने जो यहाँ पे इनका कक्ष है उसके दरवाजे इन्होंने पूरी तरह से खोल दिए हैं। फरियादी जो है आराम से जाता है और सामने बैठकर अपनी बात कहता है। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा जो दिशा निर्देश दिया है तहसील से लेकर संबंधित विभाग जितने भी हैं कि फरियादी की निस्तारण की एक समय सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दिया तो 15 दिन या 20 दिन या 7 दिन, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन के अंदर फरियादी की समस्याओं का निस्तारण जरूर होना चाहिए, नहीं तो संबंधित विभाग पर कार्रवाई करी जाएगी। जी, तो ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनके लिए भी आप बताएंगे किस तरीके से वो पहुंचकर वहां पर अपनी समस्याएं रख सकते हैं डीएम के सामने? जिलाधिकारी कहीं की तो सभी विभागाध्यक्षों को समय से ऑफिस पहुंचने के निर्देश पहले दे चुकी है और सबसे है कि वो स्वयं ही समय से पहुंच जाती है और उनका जो समय रहता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो सिर्फ फरियादियों के लिए ही रहता है। एक एक कर वो फरियादियों से मिलती है और उनकी पूरी समस्याओं को जो है सुनती है। उसके बाद जिस विभाग से संबंधित समस्या होती है उस विभाग पर वो एप्लीकेशन भेज दी जाती है और ये लिख के 1 हफ्ते के अंदर इनकी समस्या का निस्तारण करके सूचित करें। जी, तो ओम शंकर, जिस तरह से वहां पर ऑफिस के बारे में हमने देखा काफी लोग मौजूद भी थे, क्या आपकी उनसे बात हो पाई है कि उनका ये कैसा अनुभव रहा है कि डीएम के साथ उन्होंने बातचीत की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और क्या कुछ आश्वासन जो है डीएम की तरफ से दिया गया है? जी हाँ, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है जनपद वासियों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि अभी तक ये परिपाटी राजनीति जनपद में नहीं थी। जिलाधिकारी का एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत वो दरवाजा बंद रखते थे
कोई फरियादी भी जाता था, कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है दूर, कोई 50 किलोमीटर से, पता लगा उसको घंटे से 2 घंटे तक रखा जाता था। उसके बाद फिर जिलाधिकारी से मुलाकात हो पाती थी, लेकिन इन्होंने उस पूरी प्रथा को ही बदल दिया है और इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं और फरियादियों से मिलने का ये पूरा समय दे रहे हैं। तो निश्चित ये कहीं न कहीं जब उससे इस बारे में पूछा भी गया तो उन्होंने कहा मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ, शासन की यही मंशा है कि फरियादी को तुरंत न्याय मिले और ये कार्रवाई उसी के तहत हो रही है। तो ओम शंकर, खैर ये आपको पता चल पाया कि क्या कुछ समस्याएं रही लोगों की? सबसे ज्यादा लोग क्या कुछ समस्या लेकर वहां पर पहुंचे हैं? हाँ, समस्या थी, किसी का राशन कार्ड नहीं बना था, किसी के गांव में हैंड पाइप खराब हुए थे, कई तालाबों प्लांट खराब हुए थे और जमीनों से संबंधित या तहसीलों से संबंधित समस्याएं थी, जिनको लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं और वो जिलाधिकारी से मुलाकात करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमने भी माला श्रीवास्तव जी को ही बात करते हुए सुना कि उन्होंने कहा है कि अब आगे भी कई बदलाव किए जाएंगे ताकि लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें आसानी से सुलझाया जा सके। तो आपसे जानना चाहेंगे, कुछ पता चल पाया है कि क्या कुछ नए बदलाव आने वाले समय में देखे जा सकते हैं? आने वाले समय में बस ये बदलाव है कि शासन के निर्देश पर सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको उन गरीबों तक, उन गाँवों तक पहुंचाया जाए। कहीं न कहीं जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं वो जिला हवाली करते हैं, टाल मटोल करते हैं, इससे फरियादी को बार बार भटकना पड़ता है। लेकिन इन्होंने इस समस्या को पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए एक पहल की है कि एक समय सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी है कि इस एप्लीकेशन में है, अगर जैसे हैंड पाइप किसी का खराब है तो वो 48 घंटे के अंदर ठीक होना चाहिए। तो इससे जो है कहीं न कहीं जनपद वासियों में खुशी की लहर है और निश्चित ही इसके सुखद परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। जी ओम शंकर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो जनता दरबार जिस तरह से लगाया है डीएम ने, तो ये कब से कब तक के लिए है और क्या 7 दिन चलेगा हफ्ते में, या फिर उसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? हाँ, इन्होंने जो है 10 बजे से 12 बजे तक लागू कर दिया और इन्होंने अपना फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। इन्होंने कहा किसी भी जिले के निवासी को किसी तरह की भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे फोन करके भी अपनी समस्या को दर्ज करा सकता है। हालांकि फील्ड पर जैसे भी ऊंचाहार दौलत है और सबसे ज्यादा राजनीति जनपद में समस्या है कि जमीनी विवाद की समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए इन्होंने राजनीति जनपद की जो 6 तहसीलें हैं उन 6 तहसीलों पर सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीनी विवाद का निस्तारण, चाहे वो अवैध कब्जे हो, चाहे अतिक्रमण हो बाजारों में, चाहे पर निजी या सरकारी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा किया हो, इन समस्याओं का निस्तारण जो है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये छोटी छोटी समस्याएं ही आगे चल के बड़े अपराध को जन्म देती हैं। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बता दें कि डीएम माला ने यहां पर जनताओं की फरियाद सुनी है और इसी के साथ ही उन्हें अपना फोन नंबर भी उन्होंने सार्वजनिक किया है ताकि जनता को किसी भी तरह की समस्या हो तो वो तुरंत ही उन्हें बता सके और ताकि समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। और तमाम व्यवस्थाएं भी इसको लेकर की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से डीएम ऑफिस के दरवाजे इस वक्त खुले हैं और सभी जो लोग हैं वहां बैठे हैं और एक एक करके अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखी जा रही हैं। और कहा भी ये गया है कि आसानी से वो पहुंच पाए और डीएम ने उनकी समस्याएं सुनी है। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि एक समय निर्धारित किया गया है कि जो भी समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं 7 दिनों के अंदर उन समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में बीईओ ने औचक निरीक्षण किया है और साथ ही कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों को स्कूल लेट आने पर चेतावनी भी दी गई। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए बीईओ ने एक शिक्षक का वेतन भी रोक दिया है। बच्चों को क्या इतने टाइमिंग पे आते हैं, आप लोग भेजते हैं कि नहीं उनको? नहीं, हम लोग तो एक बार आए थे, फिर भी हमें पूछा गया। हम लोग आए थे भी और प्रधान जी भी आए थे, हमसे वार्ड सदस्य साथी 2-3 लोग आए थे। हम लोग से सवाल किए थे, बोल रहे हैं कि नहीं छुट्टी चल रहा है, इस समय लॉकडाउन है, इसके वजह से इस तरह धीरे धीरे चल रहा है। तो वहीं बरेली में साइबर ठग पर गरजा बीडीए का बुलडोजर। यहां पर एसपी राजकुमार अग्रवाल ने जिले में समेत तस्कर जो स्मैक तस्कर थे और साइबर ठग थे उनके खिलाफ चला रहे अभियान के दौरान आज साइबर ठग जमशेद खान के आवास पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें कि बीडीए ने फतेहगंज पश्चिमी इलाके के धातिया में ये बुलडोजर चलाया है।
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ध्वस्त कर दिया गया है इस मकान को। साइबर ठग जमशेद का ये घर बताया जा रहा है, जहां पर कार्रवाई करते हुए बरेली से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बुलडोजर चला एक बार फिर से। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत ग्राम धनतिया में आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक जमशेद नाम के साइबर ठग का मकान सिटी प्लानिंग के तहत नहीं बनाया गया था, उसके ध्वस्त करने के लिए फोर्स की डिमांड करी गई थी, जिसके तहत जो है हम लोगों ने ध्वस्तीकरण के लिए उनको फोर्स उपलब्ध कराया है। और ये भी जानकारी में आया है कि जमशेद एक सातिर साइबर ठग है, जिसके ऊपर जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर में तथा भारत के कई प्रांतों में साइबर के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम ये कार्रवाई देख पा रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया गया है मकान पर, तो क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सामने आई जो घर वाले वहां पर मौजूद थे? जी देखिए, ये थाना फतेहगंज पश्चिमी का मामला है। यहाँ पर जमशेद नाम का व्यक्ति है, वो साइबर ठग भी था और इन्होंने जो है अपने गांव में जो आवास बनाया था वो भी पीडीए से अप्रूव नहीं था। तो एक तरफ तो बीडीए की कार्रवाई ने उसे ध्वस्त किया, दूसरी तरफ यही पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये बहुत बड़ा साइबर ठग भी था। पूरे भारत में कई थानों में इस पर मुकदमा दर्ज है पहले से, लेकिन बरेली में एक ही मुकदमा दर्ज है। ये एक समझने वाली बात है, बरेली में एक ही मुकदमा दर्ज है, बाकी भारत में तो कई सारे मुकदमे इस पर दर्ज है। तो बीडीए ने इसका आवास जो है जो अवैध बना हुआ था वो आज जो है ध्वस्त कर दिया। बरेली में बाबा का बुलडोजर एक अच्छी तरीके से जो है चल रहा है, अवैध बिल्डिंगों को ढा रहा है। जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, कोई स्पष्टीकरण हो पाया कि ये घर आखिर जमशेद का ही था, और अगर हो पाया तो क्या घर में उस वक्त कोई मौजूद था जिस वक्त ये कार्रवाई हुई? ये ऐसा होता है, घर ढहाने से पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस के तौर पे अपना जो भी ज्यादा वैसा कोई सामान है वो निकाल लीजिए, बच्चे वगैरह जो सारे सब बाहर कर लीजिए। उस समय घर पे मौजूद नहीं था और जमशेद खान जो है साइबर ठग है और ये जो है फरार है इस समय। जी, तो कोई अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस कार्रवाई के बाद? अब अगला कदम क्या होगा कि जमशेद क्योंकि गिरफ्त से बाहर है पुलिस के? पुलिस का कहना यह है कि अभी तो इसका मकान ही ढहा है जो कि अवैध रूप से बना हुआ था, और साइबर ठगी का भी मुकदमा दर्ज है, वो जल्द इसकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। तो रुपेंद्र, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस वक्त कार्रवाई बुलडोजर की हम देख पा रहे हैं हो रही थी, तो आसपास जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा था कि आखिर इस घर में कौन रहता था और कब से ये घर बनाया गया था? उन लोगों का भी यही कहना है कि ये जो है मकान ज्यादा पुराना नहीं था, ये 5-6 साल पुराना ही मकान था, क्योंकि उस गांव में और भी नोटिस चस्पा हुए हैं कई मकानों पर। एक शायद स्कूल भी है, उस पर भी चस्पा हुआ है, वो भी अब तक जो है गिरा होगा। जी पल्लवी। पर रुपेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मामला है, अवैध घर था, अवैध तरीके से बनाया था, तो जैसे कि आपने कहा 5-6 साल पुराना ये मामला है, तो उसी वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा बीडीए का सवाल, बीडीए पर सवाल यही तो सवाल है सबसे बड़ा, क्योंकि अभी भी बीडीए में इतनी सारी अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध हॉस्पिटल बन रहे हैं, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, सारा काम अवैध ही हो रहा है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं बीडीए विभाग कर रहा है। जब वो बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद वो उसे ध्वस्त करने के आदेश दे दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है बीडीए के ऊपर। ये पहले से बनने का मतलब है कि ये इनका विभाग का, बीडीए विभाग का भी हस्तक्षेप उसमें होता है उस समय। जी तो कहीं ना कहीं विभाग की जो लापरवाही है वो जनता के ऊपर आगे पड़ रही है। जैसे कि आपने कहा कि और भी जगहों पर वहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां से क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस फैसले को लेकर? लोगों में देखिए नाराजगी तो है इस फैसले को लेकर, लेकिन बात वही है कि वहाँ एक ही मकान नहीं है, और भी मकान अवैध बने हुए हैं, कुछ मकान बचे हुए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि पुलिस की तरफ से कुछ जो है कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई है, क्योंकि वो जो है बहुत बड़ा साइबर ठग था, साइबर के द्वारा ठगी करता था वो। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, जो मकान गिराया जा रहा है, एक साइबर ठग का बताया जा रहा है जिसका नाम जमशेद है, और उसके कई प्रकरणों में मामले दर्ज हैं। हालांकि बरेली में सिर्फ एक ही साइबर ठगी का मामला उसके नाम पर दर्ज है, लेकिन इस वक्त कार्रवाई जारी है और बताया गया है कि इलाके में कई और घर भी ऐसे हैं जहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जा सकती है।